तो ये मदन सिंह कीरत को मारना चाहता था। लेकिन क्यों? हमें तो पता चला था कि कीरत सिंह और मदन सिंह बहुत पुराने दोस्त थे। साहब, मुझे जितना भी पता था मैंने सब आपको बता दिया। अब मुझे जाने दीजिए। इतनी आसानी से नहीं। तुमने खुद कबूला है कि तुम कीरत सिंह की मौत की जिम्मेदार हो। लेकिन साहब, मैंने बताया तो आपको, मदन सिंह ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। तो क्या तुम्हारे पास पुलिस के पास आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का अवसर था, लेकिन लालच की वजह से तुम ये काम करती रही। और एक बात बताओ, तुम हरीलाल को भूत बनकर कैसे डराती रही? क्या तुमने उस पर भी कोई जादू टोटका किया था? वो साहब, असल में मैं हरीलाल के घर के आगे और खेत में एक विशेष पौधे के कुछ पत्ते जला दिया करती थी, जिससे इंसान को नशा सा होने लगता है और उसी नशे में उसका दिमाग अजीबोगरीब चीजें देखना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इंसान कोई सपना देखता है। उसके सामने कोई सामान्य तरीके से भी बात करे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो आकार में भी बहुत बड़ा हो गया है या फिर हवा में उड़ रहा है। इसलिए हरीलाल उस दिन मुझे देखकर इतना डर गया कि अगले पूरे दिन बुखार में पड़ा रहा। इन्हीं सब तरीकों से मेरी दुकान चलती आ रही है साहब। लेकिन दो बातें मुझे अब भी समझ नहीं आई। क्या तुम और मदन सिंह हरीलाल के खेत की जमीन में कोई जहरीला कीटनाशक या केमिकल मिलाते हो, जिसकी वजह से उसके खेत की फसल हर बार खराब हो जाती है? हाँ साहब, जरूर ये भी इसी का किया कराया होगा। नहीं साहब, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हरीलाल, मुझे लगता है ये भी मदन सिंह का ही काम होगा। इस साल तुम्हारे खेत में अच्छी फसल होगी। ये सब आपके कारण मुमकिन हो पाया है साहब। ऐसा मत कहो हरीलाल। एक मिनट, लेकिन तंत्रा, तुमने हमें फिर सीतापुर क्यों भेजा था? क्या वो हमें केस से भटकाने की कोई चाल थी और गलती से तीर निशाने पे लग गया और हमें ज्योति के बारे में पता चल गया? मैंने कब साहब? उस दिन जब मैं तुमसे उस मंदिर में मिला था, वो तुम ही तो थी ना? और हाँ, ये कैसे हो सकता है कि जिस रात को तुम मुझसे वहां मिली, ठीक उसी रात को तुमने हरीलाल को ज्योति का भूत बनकर डराया? साहब, मैं तो आपसे आज ही पहली बार मिल रही हूँ। कौन सा मंदिर? आप किस रात की बात कर रहे हैं? साहब, शायद उस दिन आपने सच में सपना ही देखा था। लेकिन साठे, सपने में मुझे उस गांव का पता कैसे मिला? सब भगवान की कृपा है साहब। कभी कभी दिमाग भी हमारे साथ कई खेल खेलता है। अब बस मदन सिंह को पकड़कर ये पता लगाना है कि आखिर उस ज्योति से क्या कनेक्शन है। लेकिन पहले इस कीरत सिंह का किस्सा खत्म करता हूँ। कुछ देर बाद साहब, ये रही जमुना जी। आइए जमुना जी, बैठिए। अब एक बात मुझे सच सच बताइए, क्या आप भी मदन सिंह के साथ इस पूरी साजिश में मिली हुई थी? जमुना बुत बनकर बैठी रही। देखिए, मैं सच्चाई जान चुका हूं, लेकिन एक बार खुद आपके मुंह से सब सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप भी मदन सिंह की काफी करीबी रह चुकी हैं। आपको शर्म नहीं आई एक विधवा पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? क्या आपको शर्म आई अपने पति की हत्या की बात छुपाते हुए और उसके पीठ पीछे उसके करीबी दोस्त के साथ संबंध बनाते हुए? जमुना पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुकी थी। आखिर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक दिन मदन सिंह हमारे घर पे आया हुआ था। उसके हाव भाव से ही मुझे समझ आ गया था कि वो मुझ पर लट्टू हो चुका है। कीरत तो एकदम बुद्धू था। पूरी जिंदगी उसने इसी छोटे से गांव में गुजार दी। मेरे इतने समझाने पर भी वो मुझे शहर लेकर नहीं गया। यही रहकर खेती बाड़ी करता रहा। मुझे इस गांव में नहीं रहना था। मैं किसी भी तरह से शहर चले जाना चाहती थी। ऐसे में मैंने चंदन और मदन सिंह से मदद लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना ही ठीक समझा। मैंने उन दोनों को जानबूझकर फंसाया, जो कि बिल्कुल भी कठिन नहीं था। दोनों ही कीरत की गैर हाजिरी में मेरे आसपास गुड़ पर मक्खी की तरह मंडराने लगे थे। दोनों मुझे रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हम लोग कब तक यूं छिपते छुपाते मिलते रहेंगे? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अरे नहीं मेरी बुलबुल, हम जल्दी ही शादी करेंगे। बस एक बार तेरे पियक्कड़ पति को रास्ते से हटा दे। देखो, कीरत को हम पर शक होने लगा है। हमें जल्द ही शहर भाग जाना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हें लेकर यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन क्या करें,
शहर में मैं हमारे लिए एक व्यापार खोल रहा हूं, उसके लिए पैसा भी चाहिए ना। एक रास्ता है, अगर तुम अपने खेत के कागज किसी तरह मुझे दिलवा दो तो कीरत को पता लगे बिना हम एक शहरी ठेकेदार को यह घर बेच सकते हैं। मैंने उससे सब बात भी कर ली है, फिर हम पूरी जिंदगी मजे से काट सकेंगे। मैं समझ गई थी कि मदन सिंह की नीयत में भारी खोट है। दूसरी तरफ चंदन भी कुछ कम कमीना नहीं निकला। गांव वालों से मुझे पता चला कि ठाकुर ने चंदन की शादी पास के गांव के बड़े जमींदार की बेटी से तय कर दी है। इसलिए जैसे ही कीरत सिंह मारा गया, मैंने अपने मायके जाने के बहाने से मदन सिंह और चंदन को झांसा दिया और शहर में अपने भाई से कहकर ये जमीन पहले ही खरीदार इस हरीलाल को बिकवा दी। शायद यही वजह है कि उस मदन सिंह ने गुस्से में आकर चंदन पर कीरत के खून का आरोप लगा दिया, जबकि उसकी मौत तो शराब पीकर उस तालाब में गिरने की वजह से हुई थी। आखिरी दिनों में वो पागल ही हो गया था। कहता था कि उसके पीछे कोई आत्मा पड़ी है जो उसकी जान लेना चाहती है। कीरत की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्या? आखिर मदन सिंह का ज्योति से क्या कनेक्शन है, जानने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। ये कहानी पुलिस ने उस तंत्रा को पकड़ लिया है, वो जल्दी ही यहाँ पर आती ही होगी। तू जल्दी सामान बांध, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ से दूर कहीं भी रह लेंगे। उस तंत्रा की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। अब यहाँ से भाग जाने में ही हमारी भलाई है। इस इंस्पेक्टर को तो मेरी बद्दुआ लगेगी। बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरा, इतनी मेहनत बेकार गई। और तभी अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये नहीं हो सकता। मोहन, गाड़ी घुमाओ। क्या हुआ साहब? देखो सामने वो खड़ी है। यहाँ कोई भी तो नहीं है साहब। महादेव की कसम, तेरे खून से उनका अभिषेक करूंगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी जान ले लूंगी। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे वो लाखा, मुरली, जल्दी आओ, एक गाड़ी नहर में जा गिरी है। अगले दिन मदन सिंह, कहाँ भाग रहे थे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रात के अंधेरे में तुम हमसे बचकर शहर भाग रहे थे, लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हमने तंत्रा को गिरफ्तार कर लिया है, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब हवालात दूर नहीं मदन सिंह। अगर तंत्रा आपकी गिरफ्त में है तो ज्योति वहां कैसे आई? लगता है सिर में लगी चोट की वजह से इसे गहरा सदमा लगा है। मैंने सच में ज्योति को पुलिया के पास देखा था। तंत्रा वो बातें नहीं बोल सकती। अब ये ज्योति के भूत की मनगढ़ंत कहानी सुनाना बंद करो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। आखिर कौन है ये ज्योति और तुम्हारा उससे क्या नाता है? काश मैं उस दिन ज्योति से उस मंदिर में नहीं मिला होता। कोई है यहाँ पर? इस उजाड़ में कौन ही होगा? बाबूजी, ये मेरा मंदिर है, इसे उजाड़ मत कहिए। उसे देखते ही मैं उस पर मंत्रमुग्ध हो गया था। वो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी और उसकी आवाज मिश्री सी मीठी थी। कहिए, आपको कोई सहायता चाहिए? हाँ, वो मैं अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया, थोड़ी चोट लग गई है और सारे कपड़े भी मैले हो गए। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उसने मेरी बहुत सेवा जतन की, मेरा घाव साफ किया और मैले कपड़े भी धो दिए। तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, मैं इस मंदिर की देखभाल करती हूँ। मैं ही इसकी पुजारिन भी हूँ। लीजिए बाबूजी, अब आप अपनी यात्रा पे जा सकते हैं। बस उसी दिन से आते जाते मैं उस मंदिर में पूजा करने के बहाने से आ जाया करता था। ज्योति मेरे दिलो दिमाग में छा गई थी। एक रात बहुत बारिश हो रही थी जब मैं वहां पहुंचा। बाबूजी, आप इस वक्त? हाँ ज्योति, मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुमसे मिले बगैर मुझे चैन ही नहीं आता। आप ऐसी बातें मुझसे ना करिए, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। मैं क्या करूं ज्योति, तुमने मुझे बेबस कर दिया है। नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो हमें रोक पाए। मेरी बाहों में आ जाओ। नीच, अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा खून कर दूंगी। अकेली लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती।
महादेव की कसम, तेरे खून से उनका अभिषेक करूंगी। उस दिन से पहले मैंने किसी औरत को ऐसे रूप में नहीं देखा था। मैं किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर निकला। कुछ दिन बाद मैं वापस उसी मंदिर में पहुंचा, लेकिन वो वहां नहीं मिली। मुझे लगा शायद वो मुझसे डर के कहीं और चली गई है, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी किशन चंद से पक्की हो चुकी थी। पता नहीं उस ज्योति से मेरी किस्मत कैसे जुड़ी थी। कुछ ही दिनों में वो मुझे फिर से मिली, उसी मनहूस रात। आखिर क्या हुआ था उस रात, जानने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी। और साजिशों वाली रात। समस्तीपुर गांव में ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पर विनोद त्यागी हंगामा कर रहा था। अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बेटे की करतूत पूरे गांव को बता दूंगा। सागौन के धंधे की आड़ में ये जो लकड़ी की काला बाजारी करता है, उससे गांव वाले भी परेशान हैं। ये ले अपने पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। पिताजी, आपने क्या किया? वो एक नंबर का धोखेबाज है, उसे आप पहले भी 5 लाख दे चुके हैं। हम और कोई नया तमाशा नहीं चाहते, इसलिए जो हो रहा है होने दो और अपने काम पर ध्यान दो। इस विनोद को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल्लू, चल मेरे साथ। जी मालिक। और तभी हरीलाल के खेत के पास ज्योति अपनी सहेलियों के साथ बैलगाड़ी से वापस आ रही थी। मीना, गाड़ी रुकवाओ, हमें उल्टी सी आ रही है। हम उस खेत के पास रुकते हैं, तुम जल्दी से हो आना। उन्होंने कीरत के खेत के पास बैलगाड़ी रोकी और ज्योति नीचे उतरी। वो बैलगाड़ी से दूर खेत के पास चली गई। चलाओ गाड़ी। ये सब किशन चंद की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? रुको। मीना पहले ही उसके खाने में कुछ मिला चुकी थी। वो दवा अब अपना असर दिखा रही थी। मुझे चक्कर आ रहा है। ये लोग कहाँ चले गए? और किस्मत का खेल देखिए, बेखबर विनोद त्यागी भी उसी वक्त कीरत सिंह के खेत के बगल से गुजर रहा था। पीछे से आते चंदन और कल्लू ने उसे वहीं दबोच लिया। क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे सबक सिखाने आए हैं। चुपचाप वो पैसे मेरे हवाले कर दे। नहीं, ये मेरे पैसे हैं जो तेरे बाप ने मुझे देने का वादा किया था। मैं ये नहीं दूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा मालिक, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका काम तमाम कर दो कल्लू। ज्योति खेत के बगल में छिपकर ये सब होते हुए देख रही थी। हरामखोर अन्नदाता के साथ धोखा करता है। हे भगवान, ये तो इसकी जान ही ले रहे हैं। विनोद को मारने के बाद चंदन और कल्लू ने वहीं उसकी लाश दफना दी। मदन सिंह अक्सर रात में कीरत के यहाँ दारू पीने आया करता था। उस रात भी वो उसी समय वहां पहुंचा। क्या चल रहा है? आसपास के ठेकों पर कहीं दारू नहीं। इतनी रात को तो अब बस कीरत से ही उम्मीद है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मदन सिंह ने उस आवाज का पीछा किया तो ज्योति को वहां पेड़ के नीचे बैठा पाया। ज्योति, तुम यहाँ? अब तक वो नशीली दवा अपना काम पूरा कर चुकी थी। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदन सिंह, तुम वो लोग मुझे छोड़ गए। खून, वहाँ किसी का खून, उसे मारकर दफना दिया। खून? किसका खून? होश में तो हो? इतनी रात को कीरत के खेत में ये क्या कर रही है? ये अपने पूरे होश में तो नहीं लग रही है। ऐसा मौका दोबारा शायद ना मिले। अच्छा, इधर आओ। ये क्या कर रहा है? मुझसे दूर रहिए, वरना मैं चिल्लाऊंगी। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। बचाओ! कोई है? खुद को जैसे तैसे संभालते हुए ज्योति उसे धक्का देकर भागी। तभी उसे खेत पर कीरत बैठा हुआ मिल गया। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। वो दुष्ट मेरे पीछे पड़ा है। कीरत तो नशे में धुत था, वो क्या उसकी मदद करता।
कहानी जारी रहेगी। मेरे पीछे पड़ा है, वहाँ इमली के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, उसे मारकर गाड़ दिया। ज्योति कहाँ भागी जा रही है? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे नीच। छोड़ दे मुझे। ज्योति ने उसके सर पर वो ईंट दे मारी। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरी जान ले लूंगी। वो भागते हुए तालाब के पीछे जाने लगी कि तभी उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। मौका देखकर मदन सिंह एक झटके में उस पर कूद पड़ा। जान लेगी मेरी? बहुत जान है तुझमें। हाँ? बोल अब, बोल। हाँ? मदन सिंह की कुछ समझ में आता उससे पहले ही ज्योति की छटपटाहट एकदम से रुक गई। वो मर चुकी थी। ये तूने क्या किया मदन? मार डाला इसे? मदन सिंह ने उसे बहला फुसलाकर उसके झोपड़े में वापस भेज दिया। मदन सिंह को लगा ये बेवड़ा सुबह सब कुछ भूल जाएगा और कुछ ही देर में मदन सिंह खेत के पीछे वाले हिस्से में ज्योति की लाश ठिकाने लगाने लगा। और फिर ज्योति की लाश को मैंने अपने हाथों से वहीं गाड़ दिया था साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर साहब वो ज्योति, वो मुझे सच में बार बार दिखने लगी है साहब। मुझे बचा लो। उस रात की कहानी सुनकर इंस्पेक्टर विजय गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। तुझे तो मैं, एक भोली सी सीधी सादी औरत को तूने अपने फायदे के लिए इतनी दर्दनाक मौत दी। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब फिर से वही ज्योति के भूत की मनगढ़ंत कहानी पढ़ा रहा है। और मारिए साहब इसे। इन जैसों को तो जेल के बाहर ही निपटा देना चाहिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपके मुजरिम होंगे, लेकिन अभी ये हमारे पेशेंट हैं। विजय ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में किया। इसका मतलब किशनचंद बेकसूर है? उसने ज्योति का खून नहीं करवाया? ज्योति का नहीं, लेकिन उसने किसी और का खून करवाया था। किसका? उसी रात जब मैं लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर रहा था तो मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना। किशनचंद के भेजे हुए गुंडे कीरत के खेत के पास पहुंच चुके थे। ओहो, ये ज्योति आखिर कहाँ गई? अरे वो देखो, ये तो ज्योति है। ये तो मरी हुई है। इसे किसने मारा? वो सब छोड़ो, किसी ने भी मारा हो। उस लड़की मीना और बाकियों को तो हमने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। अब ज्योति का काम भी खत्म। तो हम क्या करें? हम मालिक को झूठ बोल देते हैं कि हमने ही ज्योति को मारकर लाश को दफना दिया है। हाँ, अब यही एक रास्ता है। हाँ मालिक, हमने अपना काम कर दिया है। ठीक है, सारे सबूत मिटाकर आ जाओ। जी मालिक। आज समस्तीपुर पुलिस थाने में बहुत गहमा गहमी है। इस मकड़जाले की तरह उलझे हुए केस के सारे राजों पर से आज पर्दा उठने वाला है। केस से जुड़े सभी आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी थी और आज विजय ने इस अनोखे ट्रिपल मर्डर केस के सभी किरदारों को बुलाया था। ज्योति और कीरत का कातिल मदन सिंह और उसकी मदद करने वाली तंत्रा, विनोद त्यागी के कातिल चंदन और कल्लू, किशनचंद और उसके सुपारी किलर्स सभी यहां मौजूद हैं। और वहीं दूसरे कोने में हरिलाल, जमुना और ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी आ चुके थे। शांत हो जाइए। आप सभी को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस केस को हमने सुलझा लिया है। मैंने अब तक अपनी पुलिस सेवा में ऐसा उलझा हुआ और रहस्यमयी केस नहीं देखा था। कई ऐसे अनुभव हुए जो मेरे लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं थे। ये ऐसा केस है जहां हत्याएं 2 साल पहले हुई, लेकिन मुजरिम आज पकड़ में आए। 2 अमीर बापों की बिगड़ैल संतानें, एक बेवफा और लालची पत्नी और एक ऐसा दोस्त जिसने अपने ही सबसे पक्के दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा, और एक पीड़ित गरीब किसान जिसकी जमीन पर कई लोगों की नजरें गड़ी थीं। इस केस में हमें रिश्तों की ऐसी परिभाषा देखने को मिली जो अपने आप में अनोखी है। झूठ, फरेब, लालच और धोखे की दास्तां जिसने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये 3 अलग अलग हत्याओं का केस है। इनमें से 2 एक ही रात को एक जगह हुई और तीसरी उसी जगह पर कुछ दिनों बाद। सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जरूर देखें अगला एपिसोड
कहानी बेटे चंदन को बचाने के लिए विनोद को लकड़ी तस्करी के आरोप में फंसाया था। क्योंकि विनोद के पैसे चंदन ने दबा लिए थे, वो फिर से हवेली पर हल्ला करने लगा था। ठाकुर साहब ने उससे लड़ने के बजाय उसे दोबारा पैसे देकर भगा दिया, पर चंदन को ये बिल्कुल ना सुहाया। रास्ते में कीरत के खेत के पास चंदन और कल्लू ने उसे पकड़ लिया। जब विनोद ने चंदन के अफीम और चरस के काले धंधों की पोल खोलने की धमकी दी तो चंदन बौखला गया और कल्लू को विनोद को मारने का आदेश दिया। चंदन और कल्लू ने आनन फानन में विनोद की लाश कीरत के खेत में इमली के पेड़ के नीचे गाड़ दी। पर उन्हें क्या पता था, किसी ने उन्हें देख लिया था। एक ऐसी लड़की जिसे उसके साथ वाले लोग वहीं छोड़कर जा चुके थे। उस बदनसीब लड़की ज्योति को क्या पता था वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। ज्योति के पति वर्धा गांव के रहने वाले किशन चंद ने ज्योति को उसी रात जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और अब आते हैं ज्योति पर, एक ऐसा नाम जो इस केस के सभी किरदारों से जुड़ा है। एक ऐसी सीधी साधी पुजारिन जो ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाओं से जुड़ गई जो उसे सीधे मौत के घाट ले गई। ज्योति की मौत के 2 साल बाद जब हरिलाल को ज्योति दिखने लगी तो सभी ने यह मान लिया था कि उसकी आत्मा वापस आ गई है। यहां तक कि कीरत भी मरने से पहले किसी औरत के दिखने की बात करता था। हमने जब ज्योति के भूत द्वारा बताए गए उसके पति किशन चंद से बात की तो उन्होंने ज्योति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ज्योति के भूत की सच्चाई से पहले जरा आप लोगों को किशन चंद जी की कहानी सुनाता हूं। आज से 4 साल पहले ज्योति की शादी किशन चंद से हुई थी। कुछ महीनों पहले किशन चंद शहर से वापस गांव आया था। इन्हें गांव की जिंदगी रास नहीं आ रही थी और आए दिन ये अलग अलग लड़कियों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करते रहते थे। ज्योति को देखकर किशन चंद के पिता भवानी शंकर को लगा कि ये लड़की उनके बिगड़ैल बेटे को सही रास्ते पर ले आएगी। लेकिन शादी होने के बाद भी किशन चंद ने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। पर इसका दिमाग हिल गया जब भवानी शंकर ने अपनी पूरी जायदाद ज्योति के नाम कर दी। सीधे सीधे तो वो ज्योति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, पर जब कई महीनों बाद ज्योति पास के गांव में अपनी किसी सहेली की शादी में जा रही थी तो इन्होंने एक प्लानिंग शुरू की। मीना ने वापस आते वक्त ज्योति के खाने में कुछ मिला दिया जिससे रास्ते में ज्योति को चक्कर आने लगे और वो समस्तीपुर में कीरत के खेत के पास उतर गई। मीना किशन के कहने पर उसे छोड़कर भाग आई, पर उसे क्या पता था काम होते ही उसका पत्ता भी साफ होने वाला था। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, ज्योति ने नशे की हालत में विनोद का कत्ल होते हुए देखा। पर उस रात के इत्तेफाकों का सिलसिला यही नहीं रुकता है। अब एंट्री होगी इस केस के सबसे बड़े गुनहगार मदन सिंह की। इस आदमी ने अपने अंदर के लालच और हवस के नशे में पूरी इंसानियत को कलंकित कर दिया। विनोद की लाश को गाड़कर जितनी देर में चंदन और कल्लू वहां से भागे, मदन सिंह अपने दोस्त कीरत से मिलने वहां पहुंचा। पर ज्योति को वहां देखकर मदन उसे पहचान गया था। मदन ने उसे सीतापुर के एक मंदिर की रखवाली करते हुए देखा था। 1-2 बार तो वो मंदिर में उससे मिलने भी गया था, पर उसके गलत इरादों को देखकर ज्योति ने उसे बढ़िया सबक सिखाया था। पर आज मदन सिंह समझ गया था ज्योति एकदम अकेली और नशे में धुत है और ये दुष्ट कूद पड़ा उस लाचार ज्योति पर। ज्योति उसे बताने की कोशिश करती रही कि उसने किसी का खून होते हुए देखा, पर मदन ने ध्यान नहीं दिया। जब ज्योति ने अपनी इज्जत के लिए जी जान लगाकर लड़ाई की तो धक्का मुक्की में मदन को कुछ समझ आता उससे पहले उसने ज्योति का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस पापी को फांसी की सजा हो, मार डालो इसे, जेल में फेंको इसे। इस पापी को फांसी की सजा हो, मार डालो इसे, जेल में फेंको इसे। अरे अरे शांत हो जाइए, सर को बोल लेने दीजिए। आप लोगों के जो भी सवाल हो अंत में सर सबका जवाब देंगे। मैं आप सभी की भावनाएं समझता हूं, पर अभी तो इसकी काली करतूतें बस शुरू हुई हैं। ज्योति की चीख सुन कीरत वहां आ गया। मदन ने उसे बहला फुसलाकर भगा दिया। उसे लगा कि इस बेवड़े को तो कुछ भी कहानी पढ़ा देगा अगली सुबह। जब तक कीरत को सुलाकर मदन वापस आया, किशन चंद के भेजे हुए सुपारी किलर्स
मीना को ठिकाने लगाकर ज्योति को मारने आ गए थे, पर ज्योति तो पहले से ही मरी हुई थी। वो लोग ज्योति को वहीं छोड़कर चले गए। मदन सिंह छुप तो गया था, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। और उनके जाने के बाद इस दरिंदे ने ज्योति को खेत के एक कोने में गाड़ दिया। उस पवित्र लड़की को अपमानित करने के बाद, उसको जान से मार देने के बाद भी इस पापी के पापों का घड़ा नहीं भरा। आप लोग सोच भी नहीं सकते इसके बाद भी कैसी अनोखी साजिश रची इसने। कीरत के कत्ल और हरीलाल से उसकी जमीन हड़पने की साजिश। मदन सिंह, अच्छा होगा कि तुम खुद अपने मुंह से बताओ कि तुमने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। मुझसे गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती। वो हर जगह हर समय दिखती है साहब। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, कीरत को भी नहीं। सब ठीक हो जाता अगर कीरत अपना मुंह बंद रखता तो। उसी की वजह से मैं इस अपराध के दलदल में फंसता चला गया। मुझे बचा लो साहब। अगर एक बार और तूने ज्योति के भूत की कहानी हमें पढ़ाई ना, तो मुझसे ज्यादा ये लोग तुझे पीटेंगे। मदन सिंह, चुपचाप ये बता कि तूने कीरत को क्यों मारा। साहब, उसे सब कुछ याद था। अगले दिन पूरे दिन बड़बड़ाता रहा कि इमली के पेड़ के नीचे कुछ है, किसी ने किसी को मार दिया है। शायद ज्योति ने उसे विनोद के कत्ल के बारे में कुछ बताया था। मैंने जब उसे चुप कराने की कोशिश की तो गुस्से में अपनी बात साबित करने के लिए वो इमली के पेड़ के नीचे फावड़ा लेके पहुंच गया। मेरे होश फाख्ता हो गए जब वहां सच में किसी की लाश गड़ी हुई थी। मुझे तब समझ आया कि ज्योति ने सच में किसी का कत्ल होते हुए देखा था। कीरत को अब यकीन हो गया था कि पिछली रात की उसकी सब यादें सच थीं। उसने मुझे ज्योति की हत्या करते हुए देखा था। उसे पैसों का लालच देकर मैंने जैसे तैसे चुप कराया, पर जब मैं वापस इमली के पेड़ के नीचे गया तो वहां से लाश गायब थी। सच मानिए साहब, मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इसलिए मदन सिंह क्योंकि चंदन बाबू भी हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाले कहां थे। कल्लू ने उसी रात लाश वहां से उठाकर कहीं और ठिकाने लगा दी थी। चंदन से तुम्हारा बैर तो पूरे गांव में पहले से ही प्रचलित था, और इसका कारण थी वो जमीन, कीरत की जमीन। मुंह मांगी रकम पर भी देने से मना कर दिया तो चंदन बौखला गया। जमुना ने भी खूब कोशिश की, पर कीरत अपनी जिद पर अड़ा रहा। जमुना को किसी भी हाल में शहर जाना था। वो छुप छुप कर चंदन से मिलने लगी। जमुना भी दिखने में खूबसूरत थी तो चंदन भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। जमुना ने इससे पहले भी एक और मुर्गा फंसा रखा था, और कोई नहीं, आपका अपना मदन सिंह, कीरत का पियक्कड़ दोस्त। जमुना को उसने जमीन बेचकर शहर की अय्याशी का सपना दिखा रखा था, पर अब जब जमुना का पूरा ध्यान चंदन पर था, मदन सिंह को यह बात बहुत चुभ गई। चंदन मदन से ज्यादा पैसे वाला और स्टाइलबाज था। मदन ने एक दिन बड़ी चालाकी से कीरत को किसी काम से, चर्चे तो आप सब जानते ही हैं। इस घटना के बाद जब कीरत की गांव भर में थू थू हो गई, उसने खुद को शराब की बोतल में डुबा लिया। मदन कोशिश करता रहा, पर कीरत अपने फैसले पर पहले से भी ज्यादा अडिग था। दिन बीतते गए, मदन के सब्र का बांध टूटने। विनोद को लकड़ी तस्करी के आरोप में फंसाया था, क्योंकि विनोद के पैसे चंदन ने दबा लिए थे। वो फिर से हवेली पर हल्ला करने लगा था। ठाकुर साहब ने उससे लड़ने के बजाय उसे दोबारा पैसे देकर भगा दिया, पर चंदन को यह बिल्कुल ना सुहाया। रास्ते में कीरत के खेत के पास चंदन और कल्लू ने उसे पकड़ लिया। जब विनोद ने चंदन के अफीम और चरस के काले धंधों की पोल खोलने की धमकी दी, तो चंदन बौखला गया और कल्लू को विनोद को मारने का आदेश दिया। चंदन और कल्लू ने आनन फानन में विनोद की लाश कीरत के खेत में इमली के पेड़ के नीचे गाड़ दी, पर उन्हें क्या पता था, किसी ने उन्हें देख लिया था। एक ऐसी लड़की जिसे उसके साथ वाले लोग वहीं छोड़कर जा चुके थे। उस बदनसीब लड़की ज्योति को क्या पता था वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। ज्योति के पति वर्धा गांव के रहने वाले किशन चंद ने ज्योति को उसी रात जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और अब आते हैं ज्योति पर, एक ऐसा नाम जो इस केस के सभी किरदारों से जुड़ा है। एक ऐसी सीधी साधी पुजारिन जो ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाओं से जुड़ गई।
जो उसे सीधे मौत के घाट ले गई। ज्योति की मौत के 2 साल बाद जब हरिलाल को ज्योति दिखने लगी तो सभी ने यह मान लिया था कि उसकी आत्मा वापस आ गई है। यहां तक कि कीरत भी मरने से पहले किसी औरत के दिखने की बात करता था। हमने जब ज्योति के भूत द्वारा बताए गए उसके पति किशन चंद से बात की तो उन्होंने ज्योति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ज्योति के भूत की सच्चाई से पहले जरा आप लोगों को किशन चंद जी की कहानी सुनाता हूं। आज से 4 साल पहले ज्योति की शादी किशन चंद से हुई थी। कुछ महीनों पहले किशन चंद शहर से वापस गांव आया था। इन्हें गांव की जिंदगी रास नहीं आ रही थी और आए दिन ये अलग अलग लड़कियों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करते रहते थे। ज्योति को देखकर किशन चंद के पिता भवानी शंकर को लगा कि ये लड़की उनके बिगड़ैल बेटे को सही रास्ते पर ले आएगी। लेकिन शादी होने के बाद भी किशन चंद ने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। पर इसका दिमाग हिल गया जब भवानी शंकर ने अपनी पूरी जायदाद ज्योति के